नमस्कार, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट डिटॉक्स विद सूरज नेगी। आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूँ जिन्हें आप सब कभी मयंक श्रीवास्तव के नाम से, कभी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के नाम से और कभी भंवर प्रताप के नाम से। उनकी जो लाइफ की जर्नी हो मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। तो मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर अविनाश धानी जी का। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका शो में। थैंक यू। और कैसे चल रहा है? अभी मैं आया हूँ फिल्म के सेट पे और ये फिल्म का सेट मुझे लग रहा है कि मैं टाइम जोन में चला चुका हूँ और कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उसमें आया हूँ जी। तो किस चीज़ का सेट है भैया? और ये जो कॉस्ट्यूम आपकी है ये मुझे मतलब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की याद दिला रही है कि हम बैराट खाई पे बैठे थे और वहाँ पर भी आपका कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम था इंडियन आर्मी का। तो अभी क्या चल रहा है और ये सेट किस चीज़ का है? एक महानायक हुए हैं, एक वॉर हीरो हुए हैं, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, जो 1914 की लड़ाई में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें उन्होंने भाग लिया था। तब उस समय वो 2/39 गढ़वाल राइफल्स में थे और उनके जीवन पे ये फिल्म बन रही है। तो ये उसका सेट है। ये कॉस्ट्यूम भी उसी ज़माने का है। गढ़वाल राइफल्स का एक कॉस्ट्यूम था और यहाँ पे हम पिछले 3 महीने से शूटिंग कर रहे हैं। तो ये राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी की बायोपिक फिल्म है। तो ये एक और बायोपिक आपके उसमें जुड़ने जा रही है, गब्बर जी। सिंह नेगी। हाँ। और गब्बर सिंह नेगी का मैं ये बताऊं कि वो विक्टोरिया क्रॉस है मेरे ख्याल से। हाँ, उनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था। मरणोपरांत वो उनको सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है, तो वो उनको दिया गया था और मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं उस किरदार को निभा रहा हूँ। ज़िंदगी में भी अलग अलग किरदार है आपके, जैसे कभी आप राइटर हो, कभी डायरेक्टर हो, कभी आप प्रोड्यूसर हो और अलग अलग मेन प्रोटैगनिस्ट भी आप ही करते हो। तो ये कॉम्बो कैसे बना? मतलब कि एक कैसा आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि ये सब चीज़ें ये करने कॉम्बो का? ऐसे बना कि कोई आया नहीं, तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा। और लोगों को स्थापित करने के लिए, जो सो कॉल्ड बॉम्बे के जो एक्टर्स हैं, उनको स्थापित करने के लिए एक डायरेक्टर होता है, एक राइटर होता है। मगर जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, वहाँ ना तो कोई राइटर था, ना कोई डायरेक्टर था और मुझे बनना था एक्टर, हीरो बनना था। एक्टर से भी ज़्यादा हीरो बनना था, ठीक है। तो वहाँ कोई था नहीं एक्चुअली। और जब मैं बम्बई गया तो बम्बई की एक अलग जद्दोजहद थी, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ा सा किला है, उस किले के बाहर बहुत सारे लोग अपना सिर पीट रहे हैं। उसके अंदर कुछ एलीट और क्रीम क्लास उसके अंदर रहती है। तो मैं उस किले के बाहर सिर पीटने से ना कन्विंस्ड नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं दूर पहाड़ की तरफ जाया जाए, वहाँ अपना एक किला बनाया जाए। तो मैं इसलिए यहाँ आ गया। तो एज अ फिल्म मेकर, एज अ एक्टर और एज अ राइटर तो आपको सभी जानते हैं, हाँ। पर अविनाश धानी मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है? मतलब एज अ इंसान, अगर इस फील्ड से उनको थोड़ा अलग किया जाए तो किस प्रकार के किरदार है वो अपने आप में? अविनाश धानी सरल इंसान है। उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे खाना बनाना पसंद है, उसको लोगों को इंस्पायर करना पसंद है। अगर मैं ये काम ना करूं सिनेमा वाला, तो मैं शायद लोगों की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बदली जा सकती है। जो जहाँ पे है इंसान, वो वहाँ से ऊपर आ सकता है। कि आपकी सारी फिल्में उत्तराखंड में ही बन रही है? हाँ। मतलब आपकी सारी फूली हो, 72 आवर्स हो, फेडरिक हो, सौम्य गणेश हो और अब गब्बर सिंह नेगी जो आप करने जा रहे हो, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि मतलब आप अपने होम टाउन को ही आपने चुना? जैसे कई लोग जो यूथ है आजकल का, हर जगह का, हर स्टेट का, वो बॉम्बे की तरफ रुख करता है अपना। तो आपका रीज़न क्या रहा कि इसके पीछे कि आप अपने ही होम टाउन में आपने शुरू किया ये जर्नी अपनी? नहीं, बॉम्बे जाने में बुराई नहीं, मैं भी बॉम्बे गया था, मैं बॉम्बे कई साल रहा। बॉम्बे आपको काम सिखाता है और क्योंकि बॉम्बे में ना लोग बहुत दूर से आते हैं और वहाँ पे जैसे आप अपने घर से जब दूर होते हो ना, तो आप एक जगह पे ज़्यादा फोकस तरीके से काम कर पाते हो, एक सेंस ऑफ लाइबिलिटी आपकी ऊपर आ जाती है। तो बॉम्बे जाना बुरा नहीं है, हर आदमी को जाना चाहिए बॉम्बे। वो बॉम्बे जाए और थोड़ा सा ना उसको उसको रियलिटी चेक मिलता है बॉम्बे जाके। वहाँ पे एक तो काम बहुत सारा है, तो वो काम सीखे वहाँ पे, कोई भी इंसान अगर जाए।
और फिर वो जिस भी प्रांत का रहने वाला है वहाँ वो सिनेमा बनाए। तो मैंने वो काम सीखा, फिर मैं यहाँ आ गया और फिर मैं यहाँ फिल्में बना रहा हूँ। तो इस समय ये जो सेट है वर्ल्ड वॉर 1 का जो सेट बनाया है, तो ये यहीं पे बनाया है, मतलब उत्तराखंड में। तो ये आराम से बन सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा जैसे लार्जर देन लाइफ सिनेमा जैसे जिस बोलते हैं कि जैसे सेट बना के काम करना, जैसे हम तो सोचते हैं कि कहीं हमें लोकेशन मिल जाए वहीं पर हम शूट करें, लेकिन कहीं पर सेट रिक्रिएट करना हो या फिर किसी एरा को दिखाना, क्या जर्नी रहती है इसकी? अब जैसे जो ये फिल्म थी, तो ये बेसिकली फर्स्ट ट्रेंच वॉर थी। तो बिना सेट के ये हो नहीं सकता था, आपको ट्रेंचेस बनाने ही थे। तो इसके लिए हमने ट्रेंचेस बनाए यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा लैंडस्केप चाहिए था, क्योंकि हम फ्रांस के साथ मिलके हमने जर्मन्स के ख़िलाफ़ हम लड़े। तो बहुत बड़ा लैंडस्केप चाहिए था, जहाँ पे उस तरफ से जर्मन्स फायरिंग कर रहे हैं, इस तरफ से हमारी जो गढ़वाल राइफल्स या भारतीय सेना तो नहीं कह सकते, उस समय नहीं थी, इंडियन ब्रिटिश आर्मी कह सकते हैं, तो वो फायर कर रही है। तो इसके लिए सेट बड़ा मैंडेटरी पार्ट था इस फिल्म के लिए। तो मेरी टीम ने जो प्रोडक्शन डिज़ाइन किया, और एक रिगरस मेहनत थी। तो चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को रिक्रिएट करना जो इतिहास का हिस्सा है, तो उससे आप इतर नहीं जा सकते, आपको लगभग वैसे कुछ बनाना होता है। तो चैलेंजेस आते हैं, मगर ये बड़ा मज़ेदार काम है। कुछ मेकर्स है जैसे संजय लीला भंसाली जो सेट बना के काम करते हैं या फिर उस एरा को दिखाते हैं, बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इंडस्ट्री में ऐसे जो इन टॉपिक्स पे काम करना चाहते हैं या फिर जो स्टैब्लिश हो चुके हैं वही इस टॉपिक को या इन टॉपिक्स को उठाते हैं। पर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और ये कैसे, मतलब ये विजन को क्रिएट करने का इसके पीछे की जर्नी क्या है? मेरे दिमाग का एक फ्रिक्वेंसी है, मुझे ऐसा लगता है काम हो सकता है, बशर्ते कि आप चाहते हो कि वो काम करना या ना करना। तो फिनेंस, टीम, और ये ना बहुत बाद की चीज़ है। मैं एक लड़की का कोई इंटरव्यू पढ़ रहा था, कोई वीडियो देख रहा था, वो तो स्पोर्ट्स पर्सन थी वो लड़की। तो उसको गुंडों ने ना ट्रेन से फेंक दिया था नीचे। तो एक जब ट्रेन से फेंका तो एक ट्रेन आई और वो उसके पैर कुचल के चली गई। तो वो बता रही थी, मैं बड़ा उस इंटरव्यू को सुन के मैं बड़ा द्रवित हुआ और बड़ा प्रेरित भी हुआ। तो उसने कहा कि वो वहाँ पड़ी रही और उस पटरी के किनारे जो चूहे होते हैं, वो चूहे रात भर उसको नोचते रहे। तो उसने कहा कि अगर भगवान तूने मुझे आज बचा लिया तो मैं कुछ बड़ा करूँगी। तो उसने जब वो थोड़ा ठीक हो गई, बहुत बड़ी मेजर इंजरीज उसको थी उसकी बॉडी में, मैं उनको नाम भूल रहा हूँ, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ना एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ, है ना। और जो कंडीशन उनकी थी वो पॉसिबल नहीं था कि वो एवरेस्ट चढ़ पाए। तो वो किसी एक जो एवरेस्ट चढ़ चुकी थी लेडी, उनसे वो मिली और उस जो पर्वतारोही थी उन्होंने उसे कहा कि तुम एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, कि वो दिमाग में हो चुका है, अब बस तुम्हें चढ़ना बाकी है ना। तो ये कुछ वैसा है कि मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हो तो जैसे मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि जो ईश्वर है वो आपके आसपास ही है, वो आपकी सारी बात सुनता है। तो बशर्ते ये कि आप उसे क्या सही बात कह रहे हो कि हाँ आप ये करोगे। तो बस यही थ्योरी है। मैं सोचता हूँ कि मुझे वर्ल्ड वॉर 1 पे फिल्म बनानी है और मैं कोई लॉजिक नहीं लगाता, ना मैं फाइनेंस का लॉजिक लगाता हूँ, वो टीम कहाँ से आएगी, वो कॉस्ट्यूम कैसा बनेगा, वो वॉरफेयर कैसा होगा, किसी भी तरह की कोई फिल्म। तो पहले मैं फ़ैसला कर लेता हूँ इसे बना रहा हूँ। और वो एक कहावत है ना, वो करत करत अभ्यास से जड़ मत बुद्धि होए। तो वैसी है, आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आप सोचते रहो बनाऊंगा बनाऊंगा, मुझे बनाना है बनाना बनाना, तो बन जाता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जैसे कि एज ए फिल्म मेकर कहीं कोट्स होते हैं, तो आपका भी कोई फेवरेट कोट होगा या फिर जो आपने हाँ, जिस पे आप बिलीव करते होगे? मैं कहता हूँ जहाँ आप वहाँ सिनेमा है। जैसे मैंने चकराता में एक जगह है बैराट खाई, तो वहाँ मैंने बनाई थी 72 आवर्स, तो तब वहाँ सिनेमा था। आज ये विकास नगर लांगा रोड रुद्रपुर है, यहाँ सिनेमा है। यहाँ से इसके बाद पता नहीं कहाँ मैं अपना टीन टपरा लेके जाऊँगा,
जब मैं कोई दूसरी फिल्म बनाऊंगा तो वहाँ सिनेमा होगा। तो जहाँ आप हो वहाँ सिनेमा है। अब इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते। और जैसे कि अविनाश दानी के जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है, तो उसमें अविनाश दानी एज अ राइटर क्या है? एज अ राइटर, हाँ, क्योंकि पहले मैं लिखता हूँ किसी कहानी को, मेरे अंदर का लेखक उसे जन्म देता है, उसको पूरा विजुलाइज करता है कि वो कैसा होगा, और लिखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इधर यू आर राइटर और डायरेक्टर और ब्ला ब्ला ब्ला, एक्टर, तो ये कैसे बड़ा मुश्किल काम है। मुझे मुश्किल नहीं लगता है काम, क्योंकि जब मैं किसी कहानी को लिख रहा होता हूँ तो मैं वो सारे पात्र भी लिख रहा होता हूँ, तो उसमें से एक पात्र वो भी होता है जो जो मैं निभाने वाला होता हूँ। तो मुझे सारे पात्रों का कैरेक्टराइजेशन या उनका बॉडी लैंग्वेज या उनका मैनरिज्म या उनका उनका फील या उनकी बैक हिस्ट्री मुझे सब पता होता है। उस कहानी के हर पात्र का इन एंड आउट मुझे पता होता है। तो उसके बाद जो मेरा किरदार है, जो मैं निभाने वाला हूँ, उसका भी मुझे इन एंड आउट सब पता है। तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है उस किरदार को निभाना, और ये एज अ राइटर मुझे बहुत हेल्प मिलती है इस पे। और कभी कभी जैसे आप देखते होगे कि जो हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहाँ पर कई लोग मतलब हाई पे रहना पसंद करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो एक शोबस टाइप का अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी आपका ध्यान उस तरफ भी जाता है क्या? नहीं, मेरे तरह कहीं नहीं आता यार। अ, वो ना जो जो चकाचौंध है ना, वो वो मुझे ना बहुत पहले, हाँ, एक टाइम था जब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जो शोबिज़ की ज़िंदगी है, ये जो चकाचौंध है, ये बड़ी मैंडेटरी होती है किसी एक्टर के लिए। बट ऐसे नहीं है। मेरा काम अभिनय करने का है, या एज अ डायरेक्टर किसी कहानी को बहुत अच्छी तरीके से उतारने का है, या एज अ राइटर किसी कहानी को बहुत अच्छे से लिखने का है। हाँ, शोबिज़ होता है, क्या पता आगे मैं भी तुम्हें किसी पेज 3 पार्टी में नज़र आ जाऊँ, पर थोड़ा मुश्किल है। पर मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देता नहीं उसको। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की चीज़ नहीं है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो, जैसे तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, है ना? तो आपको लोग अपने रिकॉग्नाइज़ करेंगे, और काम करते जाओ बस। आपकी जब जर्नी शुरू हुई थी, जब आप एज अ जैसे आपने गढ़वाली इंडस्ट्री, हमारी पहाड़ी इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया, उसके बाद आप बॉम्बे गए, उसके बाद फिर आप यहाँ आए और आपने डिसीजन लिया कि अब मैं यहीं फ़िल्म बनाऊंगा, यहीं के लोगों के साथ फ़िल्म बनाऊंगा। तो उस जर्नी के दौरान जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो, तो मे बी हाँ, फिल्म मेकर्स, मे बी कुछ इंसिडेंट्स हो आपकी लाइफ के। मुझे मेरी टीम बड़ी इंस्पायर करती है। और जैसे ना, जैसे जो जो यूथ है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मुझे ऐसा लगता है यूथ काम करना चाहता है, पर उसे कोई बता नहीं रहा कि काम करना क्या है। यूथ के अंदर बहुत ज़बरदस्त एनर्जी और पोटेंशियल है। बस प्रॉब्लम यूथ के साथ ये आ रही है कि उसे 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 ना ये लाइन समझ में नहीं आ रही कि उसे करना क्या है। नहीं तो हर हर आदमी काम करना चाहता है, और मुझे यूथ बहुत इंस्पायर करता है। ये जो फिल्म मैं बना रहा हूँ, वर्ल्ड war 1 पे, ट्रिपल N इस फिल्म का नाम है। तो बहुत सारे यूथ है जो इस फिल्म में पहली बार जुड़ा है मेरे साथ, और मैं उनकी एनर्जी देखता हूँ और मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उन लोगों से, क्योंकि जबकि पहली बार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, और उनकी ज़बरदस्त एनर्जी है। उनका माइंडसेट बहुत ज़बरदस्त है, या उनका जो फिज़िकल पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे इंस्पायर करती है वो चीज़ें। और आप इसी तरह के कुछ लोगों से इंस्पायर होते रहते हो, और आपको प्रेरणा मिलती रहती है, और आप बनाते रहते हो, फिर काम करते रहते हो। और जैसे कि हमारी जो यूथ है जिसमें फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से जो, तो सबसे पहले उनके माइंड में आता है कि प्रोड्यूसर। हम्म। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वर्ड को क्लेरिफाई करो, इसकी डेफिनेशन बताओ कि प्रोड्यूसर होता क्या है। मतलब जो यूथ है ना, वो ये सोच रहा है कि पहले उसको उसको एक प्रोड्यूसर ढूंढना है, और उसके बाद उसको एक फ़िल्म बनानी है। जबकि ये उसको पहले एक फ़िल्म लिखनी चाहिए। उसको प्रोड्यूसर, बेसिकली प्रोड्यूसर क्या होता है कि वो आप पे एक इंसान होता है जो आप पे विश्वास करता है, और वो
फिर उस फिल्म में लगने वाले धन को आपको देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने नहीं ढूंढे आज तक मेरे प्रोड्यूसर। मेरी इस फिल्म में भी प्रोड्यूसर हैं और मेरी और पिछली फिल्मों में प्रोड्यूसर रहे हैं। तो मैंने उन्हें ढूंढा नहीं है, मैं कुछ कर रहा था और उनको वो बहुत उत्साही लगा मेरा काम, और वो आ गए। वो आपकी उस डेडिकेशन और उस ईमानदारी और उस समझ पे आते हैं। तो मुझे लगता है प्रोड्यूसर ढूंढना नहीं चाहिए। पहले हमें, मैंने कहा ना कि पहले हमें फ़ैसला खुद करना है कि हमें ये बनाना है, हमें ये कहानी बनानी है, मैं ये फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो वो मेरी एक फ़िल्म है सुमेरु, उसमें एक डायलॉग है कि शिद्दत बड़ी चीज़ होती है जी, और जिसके अंदर होती है ना उसे कोई रोक ना सके है। हाँ, ये डायलॉग मैंने भी सुना है, फिल्म का काफ़ी वायरल डायलॉग है ये। हाँ, तो मुझे लगता है शिद्दत बड़ी चीज़ होती है, और जिसके अंदर होती है वो वाक़ई दिख जाती है, वो लोगों को दिखती है। अब आपके अंदर शिद्दत है नहीं, आप झोल करना चाहते हो उसमें, है ना? आप अपने आप से क्लियर नहीं हो, तो आपको क्लैरिटी पहले अपने आप के अंदर चाहिए कि मैं वाक़ई से बनाना चाहता हूँ। अब 10 साल लगेगा, मैं तब भी बनाऊँगा इसको। जैसे कि आसिफ ने फ़िल्म बनाई मुग़ल-ए-आज़म, और लगाए 10 साल। बंदे का कन्विक्शन था। मुझे 3 महीने हो गए इस फ़िल्म की शूटिंग करते हुए। तो मुझे कई लोग बोलते हैं, तुम अभी तो शूटिंग ही कर रहे हो। तो मैंने कहा, हाँ, मेरी फ़िल्म पूरी नहीं हो रही अभी, तो तो एज़ अ बनाता रहूँगा। फ़िल्ममेकर तो क्या तैयारी रहती है, क्या प्रोसेस रहता है वो फ़िल्म बनाने का? मेरे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट ना, मैं जैसे अगर मैं इस फ़िल्म की बात करूँ, तो मेरे लिए किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं किरदार के आस-पास उस कहानी को बुनता हूँ। जैसे अगर ये जो फ़िल्म है, हुँ, जो राइफ़लमैन गब्बर सिंह नेगी की बायोपिक फ़िल्म है, ये फ़िल्म बेसिकली गब्बर सिंह का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू के अराउंड ये पूरी फ़िल्म बुनी गई है। गब्बर सिंह कैसे इस लैंडस्केप को देखता है। जैसे ऐसे मैंने इमेजिन किया एज़ अ राइटर कि वो इस लैंडस्केप को जब उस धरती पे पहुंचा होगा, तो उसने उसने क्या महसूस किया होगा। तो जैसे ही फील करते हो आप कि उसने क्या महसूस किया होगा, तो वो थॉट्स आने लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये इंट्यूशन बेस्ड या सिक्स्थ सेंस कहते हैं, कुछ इस टाइप से कहीं न कहीं कुछ अ, मतलब जैसे द प्रोसेस क्या है वो आपका? मतलब कहीं न कहीं जैसे कभी भी आप अकेले रहते होगे या फिर अकेले इस फ़ील्ड में घूमते होगे। जैसे ये ट्रेंच मैंने बनाया है ना, हुँ, मैं जब इस ट्रेंच के अंदर जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में मल्टीपल सीन चलने लगते हैं। जो मैंने लिखे भी नहीं वो सीन भी चलने लगते हैं। हुँ, हुँ। और मैं काफ़ी सारा टाइम बिताता हूँ इन ट्रेंचेज़ में, और फिर लेयर बाय लेयर बहुत सारे सीन, जैसे अगर कोई मुझे कहे कि इस फ़िल्म को तुम कब तक शूट करना चाहते हो, तो मेरे लिए मैं इस फ़िल्म को साल भर तक शूट करना चाहता हूँ। इतनी सारी लेयर है, तो लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, और मतलब जैसे वो मेस्टिन लगे हुए हैं जिसमें खाना खाते थे, हुँ, हुँ। तो आपका आपका प्रॉप, आपकी सेट पे पड़ी प्रॉप्स, वो चक्का जो गिरा हुआ है तोप का, तो वो आपको लाता है उस जोन में एज अ राइटर, और फिर आप चीज़ें बुनना शुरू करते हो। तो बेसिकली आपको लिखने के लिए एक सिरा चाहिए होता है। तो सिरा जैसे इस कहानी का सिरा मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था हुँ, हुँ। कि ये कहानी कैसे ट्रैवल करेगी। तो जैसे उस सिरा समझ में आता है आपको, और जैसे आप उस सिरे से, अच्छा ये यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो मैंने कहा ना, ये फ़िल्म जैसे पॉइंट ऑफ व्यू फ़िल्म है, गब्बर सिंह नेगी का हुँ। पीओवी है ये। वो उस वॉर को कैसे देख रहा था, बेसिकली कैरेक्टर ड्रिवन फ़िल्म होगी एक ये। हाँ, वो कैसे देख रहा था उस वॉर को, वो कैसे महसूस कर रहा था उस वॉर में, देन यू कैन राइट अ स्टोरी। हुँ, और कुछ फ़िल्म्स बताइए, जैसे आप फ़िल्म्स बनाते भी हो, आपको किस तरह का सिनेमा देखना पसंद है? या कैसी फ़िल्में आपको इंस्पायर करती है? मेरे को हर तरह का सिनेमा देखना पसंद है, और कुछ फ़िल्में जो मुझे पसंद है वो मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक जो फ़िल्म है ना, जो 2 घंटे की फ़िल्म है या जो 3 हुँ, घंटे की फ़िल्म है, अ, जो भी फ़िल्म मेकर बनना चाहता है, उसको कई कई बार उस एक फ़िल्म को देखना चाहिए जो उस फ़िल्म को पसंद है। क्योंकि जितनी बार आप उस फ़िल्म को देखोगे, 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 तो उस फ़िल्म के लेयर्स आपको समझ में आने लगेंगी, उसकी उसकी ड्राफ्टिंग समझ में आने लगेगी।
तो जब मेरे पास कुछ काम नहीं होता था, जब बम्बई में था और मेरे पास काम नहीं था, तो मैं डीवीडी में फिल्में लगाता था, कोई फिल्म लगाता था जो मुझे पसंद होती थी, और फिर मैं उस फिल्म को लिखता था। ऐसा मैं सोचता था कि ये जो विजुअल मैं देख रहा हूँ, ये कभी तो कागज़ पे रहा होगा, तो कागज़ पे कैसे रहा होगा। जैसे एक फ़िल्म थी सरकार, तो उसका ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले था और वो फिल्म बड़ी अच्छी थी। अमिताभ बच्चन साहब ने उसमें ज़बरदस्त काम किया था। तो सरकार का वो कैरेक्टर, जो सरकार है अमिताभ बच्चन साहब, वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था उस ज़माने में, और मैंने लिखा उसे। और जब आप उसको लिखते हो तो आपको उसकी ड्राफ्टिंग समझ में आती है कि ये फ़िल्म है कैसी। तो जो फ़िल्म मेकर बनना चाहता है उसको करना चाहिए। जो विजुअल है वो पेपर पे कैसे रहा होगा। तो ये रिवर्स एक्सरसाइज है, आप इसे कर लो, आपको सिनेमा समझ में आने लगेगा। थोड़ी मेहनत लगती है इसमें मगर। और जैसे कि इसमें इसमें कोई रूल्स, जैसे कहीं बोलते कि रूल्स भी होते, तो क्या आपके क्या रूल्स है फिल्म मेकिंग को लेके कोई जो मेरे आपने सेट बनाए रूल हैं? नहीं है, अच्छा। कोई सेट रूल नहीं है। नो रूल इन 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 माय फिल्म मेकिंग। जो भी आपको इंस्पायर करता है उसे बनाओ, नो सेट रूल। और आपके रूल्स बदलते हैं हर फिल्म में। हर फिल्म का क्राफ्ट अलग होता है, हर फिल्म को बनाने का प्रोसेस अलग होता है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा सुविधाजनक फिल्म लगती है आज। मैं एक सुविधाजनक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें बहुत व्यवस्थित हैं चीज़ें। तो व्यवस्थित आप ही ने की है, मतलब एक तरीके से वो हाँ, मतलब मैंने, मेरी शुरू। टीम ने, सब ने मिलके, सब लोग यहाँ रोज़ बोरे, कभी यहाँ से जो ये ट्रेंच के ऊपर लगे हुए बोरे, कभी वहाँ से वहाँ जाते हैं, कभी यहाँ से यहाँ आते हैं। तो ऐसे, तो पर ये ज़्यादा व्यवस्थित फिल्म है, तो कोई सेट रूल नहीं है। और अभी तक मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत जिसमें आपकी फिल्म में लगी हो, मतलब अभी तक जितनी भी फिल्में आपने की जिसमें आपको लगा हो कि यार मतलब कई बार आप रुक गए हो कि नहीं यार अब ये, मतलब ब्रेक डाउन पॉइंट आया हो आपका किसी फिल्म में अभी तक एक कोई दो ऐसा? फिल्में हैं, जैसे एक फिल्म है सौम्या गणेश, एक फिल्म है अमंगल। तो लोग ऐसा लगता है फिल्में बंद हो गई हैं, बोले बंद नहीं हुई है, वो उनके लिए बंद हो गई होंगी, मेरे लिए तो मेरी फिल्में ऑन है। बस अभी मैं उन्हें उन्हें पिक्चराइज नहीं कर रहा हूँ, उन्हें शूट नहीं कर रहा हूँ, वो ऑन है। वो किन्हीं कारणों से मैंने रोकी है फिल्में। और जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि वो फिल्म क्यों नहीं निकाल रहे हो, वो फिल्म क्यों नहीं निकाल रहे हो, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जो किरदार मैंने उसमें निभाए हैं, तो एज एन एक्टर सबसे ज़्यादा ग्रीडी मैं ही होऊंगा शायद, जो चाहता होगा कि वो सेलुलाइड पर आए वो किरदार। पर मैंने किन्हीं रीज़नों से वो रोके हुए हैं, और वो जल्दी बनाऊंगा मैं उन फिल्मों को। और सब्जेक्ट कैसे चूज़ करते हो आप, जैसे आपके जो सब्जेक्ट होते हैं फिल्म के कि मैं इस टॉपिक पे ही फिल्म बनाऊंगा, या फिर जैसे अमंगल बोला आपने, तो अमंगल की जर्नी जैसे इतना पता है कि वो लॉकडाउन के दौरान आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट आया था जिसको आपने शूट किया, तो आप सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हो अपनी फिल्म के? मुझे कोई भी, मैं बहुत सारी कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, और कई बार ऐसा घटनाक्रम होता है, जैसे उस समय पेंडेमिक चल रहा था, तो सब लोग अपने घरों में बंद थे, तो मैंने कहा इस पे कुछ कहानी बननी चाहिए। तो फिर मैंने एक अमंगल नाम की कहानी सोची, और मेरे एक साथी हैं प्राशल रावत, उनका एक होटल है, तो एक दिन मैं उनसे मिलने गया और देखा कि वहाँ कोई नहीं था, तो हम दोनों बात कर रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ एक सिनेमा कहा जा सकता है, तो मैंने उनसे कहा कि इसे बनाते हैं, तो उन्होंने कहा चलो इसे बनाते हैं। और फिर मैंने एक घर पे गया, मैं एक ड्राफ्ट मैंने लिखा रात रात को बैठ के, उसका वन लाइनर, और फिर हमने शूटिंग करनी शुरू कर दी। तो कई बार घटनाक्रम जो हो रहा होता है वो मुझे इंस्पायर करता है कि इसको पिकअप कर लो। कई बार कुछ कहानी ऐसी है, जैसे ये कहानी है गब्बर सिंह नेगी की, जिसने मुझे प्रेरित किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिनेमा में, जैसे जो मेरा टेक है एज ए मेकर, जैसे मेरी एक फिल्म है फूली, तो मेरा टेक ये है कि जैसे सिनेमा में ना बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, राइट। यू नो। तो मेरी जितनी भी कहानियाँ होती हैं उसमें इंस्पिरेशन ज़रूर होती है, वो एलिमेंट ज़रूर होता है, क्योंकि जब मुझे इंस्पिरेशन चाहिए थी मेरी ज़िंदगी में, तब कोई इंस्पिरेशन नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, कोई नहीं था इंस्पायर करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सिनेमा बनाता हूँ उसमें वो इंस्पिरेशन का वो पुट एंगल ज़रूर रखता हूँ,
कि क्या पता कोई लाइन जो मैं सिनेमा बनाता हूँ या कोई पात्र या कोई कहानी से कोई इंस्पायर हो जाए और वो वो उसकी ज़िंदगी में कुछ हो जाए, भूचाल आ जाए। कभी आप आईफोन उठा लेते हो और आईफोन पे आप बोलते हो कि मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा। अब इक्विपमेंट्स पे, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो। इक्विपमेंट्स नहीं, मतलब मुझे लगता है कि डिपेंडेंसी आपने ख़त्म कर दी है बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं कहानी कहना चाहता हूँ ना, तो कहानी कहने की आज़ादी है मेरे पास। तो मैं अब मेरे पास उस समय जो व्यवस्था है, जैसे मैंने फूली नाम की एक फ़िल्म है, वो अभी तक रिलीज़ नहीं की है, वो स्कूलों में दिखाई जा रही है फ़िल्म, और वो बच्चों को और जो भी लोग देखता है उसे अच्छी लगती है वो फ़िल्म। तो उस समय जब मैं वो फ़िल्म बना रहा था, तो व्यवस्था वैसी नहीं थी एक्चुअली कि मैं उसको एरी पे शूट करता, पर मैं बैठ नहीं सकता, यू नो। और तो मुझे मुझे कहानी कहनी है। अब आपके अंदर से उछल उछल के कहानी आ रही है जो बहुत अच्छी है। तो मैं 5 साल क्यों लगा उस कहानी को कहने में। तो मेरे पास आईफोन था और हमने उसकी स्पेसिफिकेशंस चेक की और वो बढ़िया है, 4K है। तो और पॉइंट ये था कि आईफोन पे तो लोग देख रहे हैं या एंड्रॉयड पे तो लोग फिल्में देख रहे हैं आजकल, OTT वाली। हाँ, OTT वाली, तो राइट। अगर मेरे आईफोन से मैं एक वीडियो बनाता हूँ जो अच्छा दिखता है ना, तो जो एडिट होके आएगा उसमें थोड़ा कलर भी हो जाएगा और बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो जाएगा, एक अच्छी कहानी होगी, तो वो भी तो आईफोन पे आएगी, तो वो अच्छी लगेगी देखने में। ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि मैं आईफोन पे फिल्म बनाऊं? मतलब ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी उस समय, या फिर पैसे ऐसा नहीं थे, क्या वो था? पैसे अच्छा, पैसे ख़त्म हो गए थे। तो उसके प्रोड्यूसर भी आप ही हो, मतलब फूली के? तो पैसे नहीं थे, मैंने पिक्चर बनाना शुरू कर दिया। मुझे वो फिल्म बनानी थी और मैं उसके लिए वेट नहीं करना चाहता था कि एक फंड आएगा तब मैं नाचूंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं कहानी कहूँगा। मैं नहीं करता वेट। पैसे नहीं, उठाओ आईफोन, बना दो पिक्चर। अब मेरे पास पैसे, तो मैं World War I पे फिल्म बना रहा हूँ। तो ये आपका तरीका है, मतलब फिल्म मेकिंग को जिस तरीके से आप कंसीव कर हाँ रहे हो। हाँ, मतलब अब जैसे कैमरे आपने लगाए हैं, तो ये सब बहुत भौकाली कैमरे हैं सारे के सारे, है ना। तो इसमें अच्छी पिक्चर में जैसे कैमरा आपका है सोनी FX3, FX3, हाँ। तो मैंने इस पे भी एक गढ़वाली फिल्म बनाई है, एंड खोली का गणेशा। खुलिया गणेश। तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, मैंने इस पे बना दी, इस कैमरे पे फिल्म बना दी, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। और सी क्या है ना कि जो आई मीन जो जो फिल्म आप कहना चाहते हो ना, वो ना वो अपने रास्ता ढूंढ लेती है जो आप कहना चाहते हो। इम्पॉर्टेंट है कि आप कहना चाहते हो कि नहीं कहना चाहते। तो अपनी फ़िल्म का मुझे कोई इंसिडेंट बताइए, जहाँ पर मतलब आपने मतलब कुछ चीज़ फेस किया हो और उसके बाद मतलब सबको बिलीव आया हो कि नहीं, मतलब अब कुछ हो रहा है, मतलब इस तरीके से। कोई ऐसा हार्ड फेज़ आपने 72 आवर्स में या सुमेरु में हाँ। कहीं पर, जहाँ पर आपकी मतलब थोड़ा सा ब्रेक डाउन पॉइंट आया हो और लोगों को, लेकिन आपने वहाँ पर फिर उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया हो? जब मैं फिल्म भी बना रहा था, तो इनिशियली लोगों को, मतलब मेरी टीम को खासकर, वो थोड़ा वरी थे इस बात को लेके कि World War I कहना मतलब बहुत पैसा इन्वॉल्व होगा, पैसा चाहिए, टीम बड़ी चाहिए, क्रू बड़ा चाहिए। तो इनिशियली वो थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल हो रहा था, या वो ऐसा मुझे कह रहे थे मेरी टीम वाले कि मतलब थोड़ा रुक के बनाते हैं इस फिल्म को। पर मेरी कहानी शुरू होती है 2000 रुपये से, है ना। आपके पास 2 करोड़ रुपये नहीं है, मगर मेरे पास 2000 रुपये रहते हैं। तो मैं लकड़ मंडी गया, मैंने लकड़ी का फट्टा लिया, ठीक हो गया। 2000 रुपये के 6 फट्टे आए। तो मेरे एक कारपेंटर है प्रेम जी, मैंने उन्हें गन का मॉडल दिखाया, मैंने कहा कि ऐसी डमी गन बनानी है, उन्होंने बना दी। अब जैसी वो 6 गनें बनी, और उसमें एक ऐसे करके चारपाई का जो सूत होता था उसका उसका एक वो बनाया गया, और उस पर पेंट हुआ उन 6 की 6 गनों पे। तो सब जाग गए, बोले ये तो 2000 में हो गया। तो 20,000 में क्या होगा, और 2 लाख में हम क्या कर लेंगे, फिर 20 लाख में क्या कर लेंगे, है ना, समथिंग लाइक दैट।
तो बस वैसे वो फिर उनका बिलीव पैदा हो गया, फिर हम बनाते चले गए। तो अगर कोई कोई कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ है तो वो ये है। तो मैं अपने आप को उलझाए रखता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस सिनेमा, तुम कुछ और बात करो, मुझे नहीं आती वो बात करनी। मैं ये बातें करता हूँ सिनेमा की, ये बनाया कैसे जा सकता है। अच्छा, ओटीटी को कैसे देखते हो आप? ओटीटी एक अच्छा मीडियम है जहाँ पे आपको दर्शकों की रीच मिलती है। और जो कई सारे ऐसे एक्टर्स थे जिनको ओटीटी के आने के बाद बहुत अच्छा काम मिला, जो अननोटिस कलाकार थे, ओटीटी ने ये ज़रूर किया है। और जैसे जैसे मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, तो मेरी फिल्म है अमेज़ॉन प्राइम पे 72 आवर्स, तो वहाँ से उस फिल्म को बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो ये एक अच्छा मीडियम है, मगर मुझे ज़्यादा बड़ा पर्दा पसंद है। तो मैं जो भी फिल्म रिलीज़ करूँगा, मैं थिएटर में ज़रूर लगाऊंगा उसे, क्योंकि वो मैं किसी के लिए नहीं लगाना चाहता, वो पहले मैं अपने लिए लगाना चाहता हूँ, उसे देखने जाता हूँ वैसे ही क्योंकि जिस चीज़ ने आपको बचपन से इंस्पायर किया था ना, वो मिटनी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गई तो मतलब फिर आप ख़त्म हो जाओगे। तो कई लोग, जैसे मैंने जब सुमेरु फिल्म रिलीज़ की थी तो उसमें पेंडेमिक ही था, बेलबुटम और एक दो फिल्में और आई थी उस समय। तो लोगों ने मुझे कहा कि इसको ऐसे रिलीज़ मत करो आप थिएटर में, लोग नहीं जाएंगे। अरे मैंने कहा लोग नहीं जाएंगे, मैं तो जाऊँगा। मैं तो और इंस्पायर हूँ और प्रेरित हूँ, मैं, मेरी टीम, वो तो इंस्पायर हो, प्रेरित हो उस बड़े पर्दे में अपने आप को देखने के लिए। जब फिल्म बन जाती है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है रिलीजिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, तो कहीं ना कहीं आपने उस सब चीज़ की नॉलेज भी गेन की है और फिर उस चीज़ को आपने बहुत भली भांति यूज़ भी किया है अपनी फिल्मों में। तो वो सेंस कहाँ से आया आपके अंदर, वो लर्निंग कहाँ से आई आपके अंदर कि देखिए, फ़िल्म तो बन गई, फिल्म मेकर काम फिल्म बनाना, अब उसके बाद फिल्म को कहाँ तक ले जाना, या उसकी जर्नी आप पहले से डिसाइड करते हो या फिर साथ साथ चलते चलते वो चीज़ होती है? देखिए जो सिनेमा है, जब आप उसको, जब कोई कोई स्क्रिप्ट है और वो आपके हाथों में है, तो वो बहुत ही क्रिएटिव है, वो बहुत ही पवित्र है, वो एक बाइबल जैसी है, वो गीता जैसी है ना। मगर उसको बाज़ार में उतरना है, तो बाज़ार का पता होना चाहिए आपको कि वो किस बाज़ार में बिकेगा जाके माल। तो मैं व्यवसायी भी हूँ, मैं फिल्म व्यवसाय में हूँ, और जो फिल्म व्यवसाय में है उसे अगर फिल्म व्यवसाय नहीं पता तो उसे नहीं करना चाहिए काम, है ना। तो मैं खुश होने के लिए प्रोड्यूसर नहीं हूँ कि मैं खुश हो जाऊँ इस बात से कि 4 लोग मुझे प्रोड्यूसर बोलते हैं, मुझसे पैसे लेते हैं, है ना। फिल्म व्यवसाय है, और अगर आपको व्यवसाय नहीं पता तो आपको नहीं करना चाहिए। तो मुझे पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं जो भी फिल्म बनाता हूँ, जैसे जो मैं फिल्म बना रहा हूँ ट्रिपल एन, मैं 3 महीने से इसकी शूटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं इसको बाज़ार में लेके जाऊँ और इसको यूँ हवा में उछालूँ तो लोग बोले इसे मैं कैच करूँगा है ना। तो ये तो होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो बाज़ार में जब चीज़ आएगी तभी उसे लोग देख पाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन उसका बहुत बड़ा पार्ट है। मेरे बहुत अच्छे साथी लोग हैं जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो मुझे समय समय पे बहुत सारा नॉलेज देते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं, और मतलब ये ज्ञान होना चाहिए आपको, नहीं तो आप व्यवसाय क्यों कर रहे हो। और जैसे कि इसके साथ साथ जैसे आप पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो, थोड़ा पर्सनल हम जाएगी कि पर्सनली कैसे आप फैमिली के साथ या वहाँ पर कैसे आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करो, क्योंकि हर बार मैं आपको देखता हूँ, हर बार आप सेट पे ही होते हो। तो मेरे माता पिता को खूब पता है कि इसे ये काम पसंद है करना, और उनने हमें खूब देखा कि इनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है इस काम को करने की, लौंडा लगा पड़ा है। तो मुझे ज़्यादा छेड़ते नहीं है वो, उनको इस बात पे मेरी माँ जी को सुकून मिल जाता है कि ये जो करना चाहता था ये वही कर रहा है ना। क्योंकि अब जैसे मेरी बहन की शादी हो गई तो वो अकेली रहती है, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, अभी जब मैं यहाँ सेट पे था, मैंने कहा तुम बोर तो नहीं हो रहे, तो उन्होंने बोला बोर क्यों, मतलब तुम करो अपना काम। तो क्योंकि उसको मालूम है बचपन से मैं यही करना चाहता था, अब मैं यही करना चाहता था और ये कर रहा हूँ, तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। तो वो खुश हैं इस बात पे।
क्योंकि वो चाहते हैं, मेरी माँ जी चाहती होंगे लौंडा बड़ा ही हो बने। नहीं। तो और थोड़ा एनएन के बारे में आप बता दीजिए कि कब तक हमें ये देखने को मिलेगी और कितना टाइम इस पे लग रहा है प्रोसेस पे? अभी फ़िलहाल ये फिल्म बन रही है, हम्म। 70% ही फिल्म बन चुकी है और अभी हम पहाड़ का एक शेड्यूल करने वाले हैं। टीम सारी वहाँ जाएगी, फिर हम इस फिल्म, मेरे ख्याल में अगर ऐसे ही चलता रहा सब तो बहुत जल्द कुछ ही महीनों में इस फिल्म का हम ट्रेलर लॉन्च कर देंगे। अच्छा, तो जैसे एक फिल्म करते हो आप, तो आपके माइंड में कभी कभी दूसरी फिल्म की स्टोरी भी चलने लग जाती है? 5-6, 5-6 फिल्मों की स्टोरी एक हाँ, साथ? अच्छा, मेरे पास 7 फिल्में हैं अभी। तो उन पे भी आप काम करना शुरू कर देते हो साथ में प्रोसेस की? हाँ, टीम करती रहती है उन पे काम। अच्छा। जब मैं खाली होता हूँ तो मैं उसमें सोचता रहता हूँ, कुछ ड्राफ्ट लिखता रहता हूँ, क्योंकि ये तो हो गया, अब हो ही गया तो, है ना? तो आगे क्या है? क्योंकि आपके साथ एक टीम है जो इसी पे रहना चाहती है, यही करना चाहती है। और तो मेरी टीम में और बहुत सारे लोग हैं जो वो भी फिल्में लिख रहे हैं, वो कहानियाँ लिख रहे हैं, कोई नावल लिख रहा है, तो सभी लोग लिख रहे हैं। तो हाँ, आगे की प्रिपरेशन तैयार रहती है, क्योंकि अविनाश धैनी के अलावा ये अब एक प्रोडक्शन हाउस भी है, पद्मा सिद्धि फिल्म्स, जैसे यशराज फिल्म्स। तो ऐसी पद्मा सिद्धि फिल्म्स जो है वो फिल्में तो बनाएगा ही, राइट। तो उसको उसको और प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उस पर टीम काम करती रहती है लगातार। जैसे कि आप उत्तराखंड में ही फिल्म बना रहे हो और उत्तराखंड से ही हो, तो उत्तराखंड सरकार भी टाइम टू टाइम, जैसे यहाँ पर कई फिल्में शूट हो रही है, फिर धीरे धीरे इन्होंने फिल्म नीति शुरू बनाई, एक फिल्म बोर्ड बना रखा है, उसके बाद इन्होंने फिर सब्सिडी भी अभी अप्लाई की है। तो इस तरीके में आप क्या देखते हो कि सरकार कैसे कोऑपरेट कर रही है फिल्म मेकर्स के साथ, और क्या क्या आपने फेस किया है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको? जैसे मैं एक किसी कॉन्क्लेव में मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ पे अभी शायद हमारे नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं, अभिनव जी, शायद अभिनव जी अभिनव थे। कुमार जी। और वो बड़े संवेदनशील हैं इस विषय में, खासकर जो फिल्म बोर्ड और ये सब, वो काफ़ी, उन्होंने उसकी ड्राफ्टिंग भी तैयार की हुई है उनकी टीम ने। तो मैंने सर से एक सवाल पूछा था, और जैसे जैसे जो सब्सिडी है वो फिल्म बनने के बाद क्यों देनी है, मैंने उस दिन भी ये बात रखी थी। जैसे हम मुर्गी पालन के लिए लोन देते हैं, बकरी पालन के लिए लोन देते हैं, तो सिनेमा इज़ समथिंग, आई मीन समथिंग रेलेवेंट, है ना? सिनेमा रेलेवेंट है, और तो उस फिल्म मेकर को लोन क्यों नहीं दिया जा सकता पहले ही, और कुछ ऐसे मानक बनाए जाएं कि जैसे जब वो आप हमें सब्सिडी देते हैं तो भी हमें कई दफ़ा वहाँ जाना पड़ता है, बिकॉज पेपर वर्क, लीगैलिटी, है ना? आपने कैसे फिल्म बनाई, कितने आपके बिल्स, कैसे कैसे बिल्स है, तो उसका पूरा आंकलन करती है वो उनकी टीम पूरी, जो 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 पहले भी किया जा सकता है। और शायद उस दिन मैंने आपका भी जिक्र किया था कि सूरज नेगी है और मेरे ऐसे तमाम यंग फिल्म मेकर लोग हैं जो फिल्म बना रहे हैं और बनाना चाहते हैं, तो उनको लोन की फैसिलिटी पहले क्यों नहीं दे सकती सरकार? जैसे और स्कीमों में है कि आपको होम स्टे बनाना है, उसमें पहले ही सब्सिडी मिलती है शायद हाँ, मतलब अब बनाने की होम स्टे प्रोसेस। बनाने के लिए आप पैसा दे रहे हो, है ना? तो फिल्म बनाने के लिए दे दो पहले पैसा। अब मैंने फिल्म हपड़ चपड़ करके मैंने पिक्चर बना ली, है ना? अब अगर आप मुझे उसका सब्सिडी नहीं भी दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर मुझे, क्योंकि जब मुझे उसकी एक्चुअल ज़रूरत थी उस पैसों की, उस फिल्म मेकर को, जिसको तमाम तरह के पैसे वाले लोग जिनके पास वो एक फिल्म मेकर जाता है, वो उसको अलग अलग लेवल पे आंकते हैं, और मतलब तो वो एटलीस्ट उसको वो भटकाव नहीं होगा। कई बार एक फिल्म मेकर निराश होता है, जैसे जब मैं फिल्म बना रहा था तो मैं 2-3 लोगों से मिला इस फिल्म के सिलसिले में, तो मुझे उनकी हरकतें समझ में नहीं आई। मुझे लगा कि मतलब एक आदमी का पैसा है ना? तो अब वो ये बताना चाहता है, वो चीख के बता रहा है कि मेरा पैसा है मगर मैं दूंगा नहीं, है ना? तो ये गवर्नमेंट कर सकती है इस काम को, वो दे दे सब्सिडी पहले। इतने सारे बच्चे हैं, और अब तो उत्तराखंड के जितने बच्चे हैं जो यंग फिल्म मेकर्स लाइक यू सब फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तुमने अपनी 2 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी हुई है और तुम उसको लिए काम कर रहे हो, तो उन्हें कंसिडर करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को।
ऑल दो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने सुमेरु की सब्सिडी दी मुझे, मेरी फिल्म 72 आवर्स को भी दी, मगर ये भी एक तरीका हो सकता है कि वो जो लोनिंग फैसिलिटी है वो एक फिल्म मेकर को पहले मिल जाए कि एटलीस्ट अपनी फिल्म पूरी कर पाए, राइट। हो सकता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।